अब इसमें देखते हैं संगम युग जो है, संगम युग में प्रमुख 3 ठो आए थे। संगम युग की अगर बात किया जाए संगम, तो संगम में देखा जाए तो इसमें 3 गो अगर वंश प्रमुख है। देखा जाए तो यहाँ से संगम की जो भाषा थी किस तरह का भाषा थी बताइए आप लोग? संस्कृत। संगम की भाषा कैसी थी? संगम। इसे तमिल भाषा भी कहा जाता है, मतलब तमिल भाषा में इन लोग बोलते थे। देखिए ये भारत बन गया, और भारत में देखा जाए तो यहाँ पे 3 राज, इसमें 3 ठो वंश का यहाँ पे था, चेर चोल और ये था चेर, ये था चोल और एक था पांड्य। ये 3 वंश था। अगर चेर की बात किया जाए तो इसकी इधर में था पांड्य, और इधर में कौन सा था? चोल। यहाँ पे कौन सा वंश है? चोल है। यहाँ पे कौन सा वंश है? चेर है। यहाँ पे कौन सा वंश है? पा आधा ना और ड, पांड्य, यही ना है। तो ये है यहाँ पे, ये तीनों वंश है दक्षिण भारत में, यही है ना। तो इनकी एक चीज याद रखना है, इनकी राजधानी और चिन्ह याद रखना बस। इनका चिन्ह कौन सा है? चेर। अगर आदमी चीर देता तो किससे चीरेगा? धनुष से। तो इसकी चिन्ह क्या से है? धनुष से है। अब पंडित जो मछली खाते हैं तो इसका क्या है? मछली है। और चोल का क्या है? बाघ है। चोल का क्या है? बाघ है। तो ये है इसका चिन्ह। अब इसकी राजधानी की बात किया जाए तो चेर की राजधानी कहाँ है? चेर की राजधानी कहाँ है? करूर। चेर की राजधानी करूर। और पांड्य की राजधानी उरैया तंजावुर। या उरै। और इसका पांड्य, ये क्या हो गया? चेर की राजधानी कहाँ है? चेर की राजधानी बताइए। उल्टा का बता दी। पांड्य की राजधानी है तंजौर। पंडाल देखिए तो थोड़ा सा उल्टा बता। इसका मदुरई ना, मदुरै। और इसका है तंजावुर। तंजावुर या उरैर। तो ये इसकी राजधानी। चेर का चिन्ह क्या है जी? राजधानी। पांड्य की चिन्ह राजधानी मदुरई। चोर की राजधानी, चोर बोल दिए चोर की राजधानी कहाँ है? तंजावुर या उरैर। और इसका चिन्ह कौन सा है? बाघ। इसकी कुछ संगतियां याद रखना है। जैसे कि अगर बात किया जाए तो इसमें 3 संगतियां हुआ है, 3 सभा का आयोजन हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला की बात किया जाए जो स्थान हुआ था, ये हुआ था मदुरई में। कहाँ हुआ था? मदुरै में हुआ था। दूसरा हुआ है आपका कपाटपुरम। कौन सा? कपाटपुरम। और तीसरा कौन हुआ है? मदुरई। यानी 2 गो मदुरई में और 1 गो कपाटपुरम में। इसकी अध्यक्षता की बात किया जाए तो कौन किया है? इसको किया है अगस्त। और इसका तोलकापियम। और इसका कौन किया है? नकियर। यही ना किया है। तो ये तीनों याद रखना है। समझ गए कि नहीं? तो ये आपका मदुरई वाला कौन? अगस्त ऋषि। कपाटपुरम वाला कौन? तोलकापियम। मदुरई वाला कौन? नकियर। क्लियर है? और ये किसके समय हुआ था? पांड्य राजाओं के समय। तो याद रखिएगा ये तीनों संगति किसके समय? पांड्य के समय। तीनों संगति किसके समय? पांड्य के समय। मदुरई वाला में कौन अध्यक्षता किए हैं? कपाटपुरम वाला में। अब फिर तीसरा वाला में मदुरई नकियर। कौन किए हैं? नकियर किए हैं। क्या बोल रहे हैं? बोलिए। नहीं, यहाँ से आपको एक मिलान करने के लिए देगा। इसमें से नहीं, इसमें एक मिलान करने के लिए रहेगा। रीजनिंग में भी दे सकता है। हाँ, रीजनिंग में भी दे सकता है तो रीजनिंग में नहीं देखा इतना वाला, ठीक है अच्छा, इतना काहे हड़बड़ा रही है? रीजनिंग में कैसे दे देगा ये जीएस में है तो रीजनिंग में कैसे दे देगा? जीएस रीजनिंग में ना रहता है सर। तो वो रहता है सादृश्यता वाला रहता है, राजधानी वे सब रहता है। देखिए ई वाला, देखिए आपको ये मिलाने के लिए हो सकता है या इससे संबंधित हो सकता है। तो ये प्रश्न, हम वही प्रश्न को हाईलाइट कर रहे हैं जो एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। आप समझते हैं गुप्त वंश के बारे में। इतना हो गया ना। संगम में आपको 2-3 ही बात याद रखना है, राजधानी और
आयोजन। आयोजन किसके समय में? पांड्य के समय में। क्लियर है? हाँ, तीनों पांड्य के समय में हुआ है। इसकी भाषा कैसी थी? संस्कृत। चलिए ठीक है। अब आते हैं गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्त वंश को भी रिटायर कर देते हैं। कैसे चला? देखो देखो, लाइए दिखाइए, कॉपी कहाँ है? दिखाइए जो हम लिखवाए हैं। दीजिए दीजिए ना, कि कॉपियाँ हमको दीजिएगा। नहीं है कॉपी? अच्छा ठीक है। अरे आ गए, यही काफ़ी है। 7:40, 7:30 बोले थे। आधा 10 मिनट और हो गए, तुम लोग आए नहीं तो हम पहले सोचे चलो स्टार्ट क्या। 7:40। अब देखा जाए, अब आते हैं गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश आ जाए। देखिए, गुप्त वंश के जो संस्थापक, उनका क्या नाम है? श्री गुप्त नाम है। श्री गुप्त है। इसके बाद फिर दूसरा कौन सा आया था? घटोत्कच। घटोत्कच के बाद कौन आया? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आया? समुद्रगुप्त के कौन आया? रामगुप्त के बाद कौन आया? द्वितीय के बाद कुमारगुप्त आया। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त के बाद सबसे आखिरी वंश विष्णु, भानुगुप्त। यहाँ तक क्या? विष्णुगुप्त याद रखना है। तो ये तो इसका हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्रम देख लेते हैं। तो इसका क्रम इसमें देखिए, सबसे पहले आया श्रीगुप्त, श्रीगुप्त, घटोत्कच, घटोत्कच। इसके बाद कौन आया? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद फिर कौन आ गया? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त भाग गया। तुम लोग बता दीजिए, रामगुप्त कहाँ है? नहीं, रामगुप्त को रखो, ये तो बेचारा कहानी में इंटरेस्ट लाएगा। रामगुप्त, रामगुप्त के बाद कौन आया? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त। हाँ बोलिए। नहीं नहीं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद फिर कौन आएगा? कुमारगुप्त आएगा। कुमारगुप्त आ जाएगा। कुमारगुप्त के बाद फिर कौन आ जाएगा? स्कंदगुप्त आ जाएगा। स्कंदगुप्त। इसके बाद और भी वंश हैं। अच्छा लिखवा देते हैं भाई, क्या नाम है? पुरुगुप्त है, पुरुगुप्त। उसके बाद है कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त द्वितीय, पुष्यगुप्त, कुमारगुप्त, फिर है बुधगुप्त, फिर उसके बाद कौन है? विष्णुगुप्त। कौन सा है? विष्णुगुप्त है। तो अगर हम लोग इसमें देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हम लोग बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो इसमें 3-4 गो है। कौन कौन सा है? तो हम लोग समझते हैं। ये है, कौन सा है? श्रीगुप्त। ये तो भाई गुप्त वंश के संस्थापक है, तो सबसे पहले ये समझना है, ये है संस्थापक। इसके बाद घटोत्कच की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा? अच्छा वैल्यू लायक नहीं है। देखिए, इसने एक उपाधि भी धारण किया था। देखिए कौन सा उपाधि धारण किया है? घटोत्कच। घटोत्कच कौन से? महाराजा का। ये दोनों महाराजा, महाराजा। और ये भी कौन सा? महाराजा। ये कौन सा? महाराजा धीराज, महाधिराजा धीराज, महाराजा धीराज। ये हो गया। इसको कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। समुद्रगुप्त के बारे में बताइए। समुद्रगुप्त का ऐसा माना जाता है कि इसका घोड़ा, समुद्रगुप्त का कैसा माना जाता है कि इसका एक घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। 3 समुद्र का, हाँ। क्योंकि देखिए, इधर में था अरब सागर, इधर में बंगाल की खाड़ी और नीचे में हिंद महासागर। तो मतलब ऐसे कहने का मतलब घोड़ा ऐसे एक दिन में कैसे पानी पी लेगा? मतलब ये तीनों पर इसका कब्जा था समुद्रगुप्त का, यानी अरब सागर में भी, हिंद महासागर में भी और बंगाल की खाड़ी में भी। तो ऐसा इसका माना जाता है, समुद्रगुप्त के बारे में माना जाता है। अगर देखा जाए समुद्रगुप्त के बारे में
तो इसने समुद्रगुप्त के बारे में समझ दें तो इसने अश्वमेघ भी कराया था। अश्वमेघ, और अश्वमेघ के पुरोहित कौन थे? पुरोहित, अरे जब अथिया के पतंजलि। हाँ हाँ, तो अश्वमेघ इसने करवाया था। साथ में इसने सोने के सिक्के जारी किए थे। किस चीज का सिक्का? सोने का सिक्का। सोने का सिक्का जारित किया था। अब इसे एक उपाधि दिया गया था, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन कौन है? नेपोलियन है? मथुरा से क्या बोल रहे हैं? समुद्रगुप्त के सामने लिख रहे तो समुद्रगुप्त का क्या बोल रहे हैं? अच्छा, विसेंट सिम द्वारा इसको मतलब नाम दिया गया था। मतलब कौन इसको नेपोलियन बोला? तो इसको बोला स्मिथ। स्मिथ ही लिखल है ना शॉर्ट में, स्मिथ। तो आपको याद रखना, इसको कौन बोला है? स्मिथ बोला है। किसको बोला है? समुद्रगुप्त को। क्या बोला है? नेपोलियन। कहाँ का नेपोलियन? भारत का नेपोलियन। क्लियर है? इसके समय में अश्वमेघ यज्ञ हुआ था, सोने का सिक्का जारी किया था। और किस चीज़ का? हाँ, तो सोने का सिक्का, हम सोने का खाली सिक्का लिख दिए। मयूर शैली कहने का मतलब उसमें मोर बना हुआ था। मयूर मतलब मोर होता है ना, है। चलिए अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के पास। आ जाओ जी। देखो इसका में तो कुछ है नहीं इंटरेस्टेड। इसकी पत्नी अपने दोस्त को गिफ्ट कर दिया था रामगुप्त ने, और फिर इसको मार के फिर ये खुद राजा बन जाता है। इसी का भाई है, ये है ना भाई, ये बड़का भाईवा है, ये छोटका भाईवा है। इसकी पत्नी जब करवाया था तो पत्नी को दे दिया था गिफ्ट, मतलब अपने दोस्त को। इसको बहुत बुरा लगा, पहले जिसको दिया उसको मारा, इसको मारा। इसकी पत्नी से ये खुद शादी कर लिया क्योंकि विधवा हो गई थी, और फिर ये राजा बन गया। समुद्रगुप्त के बारे में छोटी सी कहानियां हैं। इसी के समय में चीनी यात्री फहियान भारत आए थे। फहियान किसके समय में आए थे? ये कहाँ का आदमी था? चीन का आदमी था। कहाँ का आदमी था ये? चीन का आदमी था। इसने रजत के सिक्के जारी किए और प्रथम गुप्त शासक है। रजत मतलब क्या होता है? तांबा। देखो तीन ठो मिलता है ना पुरस्कार, एगो मिलता है गोल्ड, सिल्वर और रजत। तो ये रजत, ये तांबे का सिक्का जारी किया है भाई। नहीं, हाँ, तो एक होता है स्वर्ण पदक होता है, उसके बाद एक तो कौन सा होता है? रजत होता है कि क्या होता है? गोल्ड, सिल्वर, और एक होता है कांस्य होता है ना। तो देखिए इसने तांबे के सिक्के जारी किए थे, रजत के सिक्के जारी किए, और इसने एक उपाधि लिया था। उपाधि का नाम बताइए। विक्रमादित्य की उपाधि। देखो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को बता रहे हैं। किसका उपाधि लिया? विक्रमादित्य का। और महारोली लौह स्तंभ है, महारोली लौह स्तंभ है जो बंगाल में गड़ा हुआ है। वो आज तक वैसा ही गड़ा है जैसे वो गाड़ के गया था, यानी आज तक उसमें जंग नहीं लगा है। यही चंद्रगुप्त द्वितीय। ऐसा पता नहीं कौन सा लोहा का बनाया कि अभी तक जैसा है लिखल वैसा ही लिखल है। वो बंगाल में पड़ता है। महल क्या कौन सा बताया? महरौली लौह स्तंभ। ये महरौली लौह स्तंभ से ये प्रतीक होता है कि इसने एक राजा था, वहाँ से जीता था बंगाल के राजा से, और उसी के बीच में जीत के उपलक्ष्य में ये मतलब लोहे का स्तंभ गड़वाया था। महरौली लौह स्तंभ बंगाल में पड़ता है, और ये पता नहीं कब से गड़ा हुआ है, समझ लीजिए। और अभी तक इसमें जंग ऐसा कुछ लगा हुआ नहीं है, और लोहा का है। ये बंगाल में है। महाराष्ट्र में कब बोल दिए? देखो अरे तुम लोग डिसाइड कर लो, बंगाल बोले थे कि महाराष्ट्र बोले थे? कौन? ये लौह स्तंभ है, स्तंभ लोहा का स्तंभ है। और लोहा का जब स्तंभ ऐसे बनवाया और इसमें अपने जीत के बारे में कुछ लिखवाया, गोदवा दिया इसमें। अब ऐसे करके गाड़ दिया। हाँ, ऐसे करके क्या गाड़ दिया। अब अभी तो इसने है जैसे पहले गाड़ के गया था।
अब 2 साल में केवाड़ी बनाओ तो पता चला ले चर गया लोहा वाला साले भर में देखिए हो ही जाता है। कौन वाला? हाँ जी सीढ़िया। अरे सीढ़िया तो लोहा वाला है तो नहीं करा है। अब समझते हैं इसके बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में समझ गए। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कुछ अति थे, क्या नाम था, रत्न रखते थे। तो नवरत्न तुम लोग को याद है ना चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में? कल इससे को प्रश्न था। हाँ तुम लोग हाँ बिल्कुल था इससे प्रश्न, तुम नहीं देखो अभी बताएंगे तब आ जाएगा। देखिए इसमें जो नवरत्न जो विद्वान रहते थे, नवरत्न जो इसमें रहते थे उसमें देखिएगा तो पहला एगो था धनवंतरी यानी छपनक, एगो था छपनक था, एगो था वरुचि था, और एगो था काची वेताल। इसके बाद क्या था घटखर पर वरुचि, वरुचि लिखवा दे, बारामहीर, ऐसे करके बहुत सारे थे। और बोला जा धनवंतरी, धनवंतरी इससे रिलेटेड नहीं था। कालिदास, शंकु, शंकु और अमर सिंह। हो गया 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एगो बच गया वारामहीर, वारामहीरा, वारामहीर। तो इसका सबका बताइए किस किस से रिलेटेड थे, जल्दी से रिलेटेड बताइए। ये किससे थे? ज्योतिष थे। ये वाला पहिलका वाला ये ज्योतिष थे। वरुचि क्या थे? ये थे व्यंग, व्यंग लिखा हुआ है। व्याकरण थे, यानी ये व्याकरण में मतलब हिंदी व्याकरण के जानकार थे। हाँ तो ये व्याकरण के जानकार थे। और कालिदास के बारे में तो सबको पता है, छकनप। तो ये थे कवि थे संस्कृत के। वतनक थे, ज्योतिष और नीति शास्त्र थे। देखिए इसके बाद आइए, और एक और व्यक्ति छूट गया, अमर सिंह। अमर सिंह छूट गया ना, इसमें लिखा हुआ है। दो को काने लिख दिए होंगे वरुचि वरुचि करके। अच्छा ये लिखा हुआ अमर सिंह। और बेताल क्या थे? तांत्रिक या जादू टोना वाला, जादूगर, जादूगर। और इसके बाद थे वराहमहीर, क्या थे? खगोल शास्त्र थे। वराहमहीर क्या थे? खगोल शास्त्री थे। इसके बाद धनवंतरी क्या थे? चिकित्सक। तो कल तुम लोग का ये प्रश्न नहीं था कि धनवंतरी किससे रिलेटेड है, या धनवंतरी, देखिए प्रश्न निकाल के। हाँ तो धनवंतरी पुरस्कार किससे रिलेटेड रहेगा? चिकित्सा से रिलेटेड रहेगा। एक धनवंतरी करके हॉस्पिटल, क्या है लिखा हुआ बोलो, तो किस में जाएगा? अब किस अब किससे रिलेटेड है? चिकित्सा से रिलेटेड है, डॉक्टर से रिलेटेड है। तो डॉक्टर से में जाएगा ये, आयुर्वेदिक में जाएगा ये कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। और धनवंतरी करके एक हॉस्पिटल भी है, जब पीएमसीएच में जाइएगा ना तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल भी है इस तरह का, पीएमसीएच है। तो अब देखिए अब यहाँ से दे देगा। अब कालिदास दे दिया, कालिदास कवि थे, हम लिखवाएं संस्कृत कवि। बोले सर संस्कृत ना लिखा है, अब क्या करें, छोड़ दो फिर। दूसरा ऑप्शन यही है, घुमा के ऐसा कुछ नहीं दे रहा है। जितना अभ्यास कीजिएगा उतना फिर आपका क्लियर होते जाएगा। कुछ क्वेश्चन अनुभव पे भी लगता है। तो अभी तो मुश्किल से कितना सेट दिए होंगे, 7-8 दिए होंगे कि और कम? और कम दी है, 4 को देवे की है। तो 4 को में का चाहिए? अब देखा जा, हाँ हम तुम लोग को दे के घर भाग जाएंगे। अब आते हैं किसमें? कुमारगुप्त हैं जी। चलिए कुमारगुप्त के पास आ जाइए। ये किससे रिलेटेड है? छपनक,
नीतिज्ञ, ये नीति सार हैं। अवरुचि व्याकरण और बेताल तांत्रिक जादू टोना और खटनप कवि है ये। इसके बाद ये वाला क्या है ना, चिकित्सक नहीं, धन्वंतरी चिकित्सक। कालिदास संस्कृत कवि। शंकु ज्योतिष शास्त्र है ना। और अमर सिंह सैन्य विभाग के ये रक्षक थे। वरुचि खगोल शास्त्री है, खगोल शास्त्री थे। खगोल व्याकरण लिखवाए हैं। खगोल वैज्ञानिक को व्याकरण कर दी होगी, वैज्ञान सब कुछ कर दिया है। हाँ खगोल कौन वाला में, खगोल 12 मिहिर में है। तो 12 महिर में तो लिखे हैं, ठीक हम। चलिए आगे आ जाइए। अब आइए समुद्रगुप्त में आ जाइए। ओ सॉरी, कुमारगुप्त में आइए। कुमारगुप्त की क्या क्या कहानियां हैं। कुमारगुप्त नहीं है, कुमारगुप्त आइए। कुमारगुप्त ने स्टार्ट किया है नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी। तो इसे एक ही इंपॉर्टेंट याद रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय। स्कंदगुप्त आएगा, अभी नहीं। चलिए अब आइए स्कंदगुप्त के पास आ जाते हैं। स्कंदगुप्त के समय में हूनों का आक्रमण हुआ था, याद रखना है। किस हून एक अति है, हूनों का हाँ आक्रमण, यानी ये हूनों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त के समय एक शिलालेख था, याद है शिलालेख के बारे में? जूनागढ़। तो जूनागढ़ शिलालेख को क्या करवाया था इसने? पुनः निर्माण करवाया था। लेकिन उसको निर्माण कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। पुनः निर्माण कौन करवाया? स्कंदगुप्त करवाया। पुनः निर्माण नहीं, वो मौर्य वाला में है, वो मौर्य वंश में है, मगध में चलेगा ना। तो अगर आपसे पूछे जाएगा कि जूनागढ़ है, स्कंदगुप्त है, अच्छा एक तो ये था, इसमें से एगो संस्कृत में अभिलेख भी लिखवाया है, याद है कि नहीं आप लोग को? संस्कृत में भी अभिलेख लिखाया है, स्कंदगुप्त अभिलेख। संस्कृत में भी इसका एक अभिलेख है। हाँ तो है, संस्कृत में लिखवाया है। एकमात्र अभिलेख जो संस्कृत में अंकित किया है उसका नाम है स्कंदगुप्त। इसमें से सबसे ज़्यादा जो पीक पे था, सबसे ज़्यादा जो विकास था, वो किसके समय में था? स्कंदगुप्त के समय में। इसके बाद धीरे धीरे डाउन चला जाता है, लास्ट में ये खत्म। विष्णुगुप्त। तो इसमें आपको याद रखना है का चीज? संस्थापक, अंतिम, स्कंदगुप्त थोड़ा सा ये वाला कुछ है, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, बस रह दीजिए। प्रथम बोले नहीं, टिक नहीं मारे। ध्यान दिया करो। अच्छा श्रीगुप्त को नहीं बोल रहे थे। तो स्कंदगुप्त के बारे में इतना कुछ जानकारी था, है कि नहीं? अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कालिदास की कुछ पुस्तक है, उसकी रचना देख लेते हैं। देखिए इसमें कुछ सिक्का भी चला था, तो सिक्का के बारे में समझ लेते हैं कि किस चीज़ का ये सिक्का था। देखिए क्रय विक्रय की जो इकाई थी, जो सोने का सिक्का था, 3 चीज़ सिक्का था जी। सोना चांदी, पहले वही चलता था ना। एक चला सोना, एक होगा चांदी, और एक होगा किस चीज़ का? तांबा का होगा। तो सोनवा के सिक्का का काजी कहा जाता था दिनार। क्या कहा जाता था? दिनार। सोने का सिक्का का दिनार। चांदी का सिक्का का कहा जाता है रूपक। चांदी का सिक्का का रूपक।
और तांबे का सिक्का कहा जाता है मासक। मासक, इसीलिए बोले थे ना कि पीडीएफ रहेगा तो ठीक रहेगा। इसको क्या कहा जाता है? मासक। तो आपको देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ये वाला पूछेगा, दिनार, और चांदी वाला रुपक। ये नया अपडेट किया है, मतलब अभी हाल ही में। कौन आदमी है? सत्येंद्र सर। बिन कहा सत्येंद्र जी के अभी का जरूरी पड़ गया। तो ये पूरा हो गया। अब कालिदास की कुछ रचनाएं के बारे में समझते हैं। कितना बज गया है देखिए तो घड़िया में 10। 9:30। अभी तो 1 घंटा पढ़ना है हम लोग को। तब है हम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? काहे? घर जाके क्या कीजिएगा? घर पे तो दिन में थोड़ी ना चोरी होता है। अच्छा तो ठीक है। हाँ ठीक है बोल। अच्छा ज़्यादा नहीं है, बस 1 पेज 2 पेज और बच रहा है। 2 पेज बच रहा है। हाँ अगले बार में आएंगे तो आधुनिक भारत उसके। हाँ जा दीजिए। अब देखिए कालिदास की कुछ पुस्तक है। कालिदास समझो, कालिदास की कुछ पुस्तकें सुनो। इसने लिखे हैं रघुवंश। रघुवंश। इसने लिखा है कुमार संभव। कुमार संभव। इसने लिखा है, एक और लिखा था, प्रेम कहानी है, मालविका अग्नि मित्र। मालविका अग्नि मित्रम। मालविका अग्नि मित्रम इन्होंने लिखा है। हाँ कुमार संभव में है। ये सारी पुस्तक का ही नाम है। उसने फिर लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। इसके बाद इन्होंने लिखा है मेघदूत। मेघदूत लिखा है। और एक लिखा है रघुवंश। रघुवंश लिखवा दिए। तो ये सारे पुस्तक को याद रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछेगा अभिज्ञान शकुंतलम ना, मतलब सब इम्पोर्टेंट ही है। कौन वाला? विक्रम वर्षियम। विक्रम वर्षियम। हाँ बोला जाए। क्या बोल रहे हैं? सही लिखाए थे। अरे तो 6। अब बताइए उस समय देखिए उस समय जो पढ़ाए थे वो डिटेल वाला था, तो इसमें हमको कवर करना है ना, तो इसमें इसलिए अभिज्ञान शकुंतलम याद रखना है। ये पुस्तक याद रखेगा, अभिज्ञान शकुंतलम और एक वो रघुवंश, ये सारे याद रखना है। इसमें है, इसमें ऐसे पूछेगा कालिदास की इनमें से कौन सी पुस्तकें नहीं हैं। ये वाला तो है ना। उसमें से चुनना रहेगा तो पहले से पता रहेगा तब ना। काहे ला मार देंगे, तो है ये पुस्तक। जैसे दे देगा 4-5 को पुस्तक का नाम दे देगा। अब इसमें से इन सब का नाम देगा। जैसे मान के चले कि हम दे देंगे इनमें से कौन सा कालिदास की पुस्तकें नहीं हैं, इसको मिटार के हम लिख देंगे, कुछ लिख देंगे जैसे कि हो चुंग चिंग लिख देंगे। एक पुस्तक हो क्योंकि फो क्योंकि है। हाँ तो एक मान के चले कि यहाँ पे कोई पुस्तक का नाम बताइए। हैं? तोलकापियम। हाँ तोलकापियम लिख देते हैं। तोलकापियम पुस्तक तोलकापियर ने लिखा है। तो हाँ हाँ तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है। तो दूसरा रहेगा 6। आपको 5-6 को याद है ना? 5-6 को याद है तो हो गया। सुनो सुनो, अब आएगा मिलान करने के लिए। तो मिलान वाला समझिए। तो तुमको याद है ना चारों? तो चारों याद रहेगा। एक को देगा, 3 को नहीं देगा, तो उसको खोज के मारना रहेगा। सेट मार रही है कि नहीं मार रही है? तभी तो नहीं पता चल रहा है। सेट मारो। अब ज़्यादा टाइम थोड़ी ना है, 60 दिन बच ही रहा है। हैं? काची बोल रही? अभी सेट नहीं मिलेगा। अभी 1 पेज, अभी 1.5 पेज और बच रहा है। हाँ बस ई और ई बस खत्म। अच्छा ठीक है, खाना वाना खा के आ जाना। गुप्त सुनिए, अब आता है गुप्त काल की
सुनो सुनो, गुपचुप से पेट भरेगा। देखो ये है मंदिर। अब इतना सवेरे कौन बेच रहा है भाई, इतना सवेरे? मंदिर के गुप्त काल की कुछ मंदिरें देख लेते हैं। गुप्तकालीन मंदिर, जैसे कि अगर देखा जाए गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में, तो एक मिलेगा लक्ष्मण मंदिर। कहाँ मिल जाएगा लक्ष्मण मंदिर? बताओ जल्दी। लक्ष्मण मिलेगा छत्तीसगढ़ में, लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़। फिर एगो मिलेगा देवगढ़ का दशरथ मंदिर। हाँ ललितपुर है, दशावतार। फिर तुम लोग बात करने लगे। दशावतार मंदिर कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा ललितपुर में, ललितपुर। और ललितपुर कहाँ पड़ेगा जी? ये भी कहाँ पड़ जाएगा? उत्तर प्रदेश में पड़ जाएगा ये। इसके बाद मिलेगा भूमरा। एक भूमरा खिलाड़ी है ना, भूमरा का मंदिर। भूमरा का मंदिर कहाँ है? एमपी में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा। है ये तो अच्छा भीतरगांव का भी है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर कानपुर में, उत्तर प्रदेश। उमरा ये एमपी दिखा रहा है उसमें। हाँ तो ये उमरा होगा, उमरा। हाँ उमरा का शिव मंदिर। इसके बाद है विष्णु का, विष्णु मंदिर कहाँ चला जाएगा? जबलपुर। और ये कहाँ पड़ेगा? एमपी में पड़ेगा। तो इसमें से ई वाला याद रखना है, भीतरगांव है। कैसे बोल रही है? हाँ मतलब पीगवा में। भीतरगांव का मंदिर कहाँ है? भीतरगांव का कृष्ण मंदिर न है, ये वाला याद रखिएगा। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर कहाँ है? कानपुर में है। और कानपुर कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में। तो इतना सुन याद रख सकते हैं, बहुत आसान है। लक्ष्मण कहाँ है? छत्तीसगढ़। दशावतारा ललितपुर एमपी में। उमरा का मंदिर एमपी में। विष्णु मंदिर, भीतरगांव का कृष्ण मंदिर कानपुर। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर कानपुर। तो ये है कानपुर से रिलेटेड। अब आते हैं, एक है हर्षवर्धन वंश है, जो नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। तो हर्षवर्धन मंदिर को यहाँ बोलो, हर्षवर्धन मंदिर नहीं, हर्षवर्धन को थोड़ा सा यहाँ से, बस थोड़ा सा टॉपिक था। हाँ तुम लोग पढ़ी होगी चाहे। देखो वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यभूति शुंग। हर्षवर्धन वंश के संस्थापक कौन है? अगर इसके शासक की बात करेंगे तो दो चीज, एक को खाली मिलेगा तुमको हर्षवर्धन से रिलेटेड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वर्धन वंश की देखा जाए, वर्धन वंश के अगर संस्थापक की बात करेंगे तो कौन जाएगा? पुष्यभूति शुंग। नहीं बोलो सॉरी, पुष्यभूति जाएगा। कौन सा जाएगा? पुष्यभूति जाएगा। वो है पुष्यभूति शुंग है। शुंग वंश के संस्थापक है पुष्यभूति शुंग, और ये पुष्यभूति है, ये वर्धन वंश के संस्थापक है। इसमें से ये सिर्फ याद रखिएगा संस्थापक, और इसके बारे में समझते हैं हर्षवर्धन के बारे में। समझिए, सुनो इधर इधर, अल्लाह नहीं, हर्षवर्धन के बारे में समझते हैं। तो हर्षवर्धन के बारे में दो चीज़ समझना है। हर्षवर्धन के बारे में ये समझना है कि इसके समय में चीनी यात्री हेन सांग आया था। वेन सांग। चीनी यात्री कौन आया है? हेन फयान आके चला गया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अब हेन सांग किसके समय में आया? हर्षवर्धन के समय में। और हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? अरे वो थी फयान था। राजधानी कहाँ है इसका जी?
कन्नौज है। कहाँ है? कन्नौज है। इसकी राजधानी कन्नौज है। और इसमें एक या था, एक चीनी यात्री जो था, इसने एक पुस्तक लिखा था जिसमें इसके बारे में लिखा था CU की, ये पुस्तक का नाम है। CQ की, जिसमें किसके बारे में चर्चा मिलता है? कौन लिखा? वेनसांग किसके दरबार में आया? हर्षवर्धन। कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। देखिए पुलकेशिन द्वितीय, सुनिए, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में लड़ाई हुआ है, जिसमें से कौन हार गया था? पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था। हार कौन गया था? हर्षवर्धन हार गया था। इसके बारे में ऐहोल अभिलेख जो है उसमें चर्चा मिलता है। कौन सा अभिलेख? ऐहोल अभिलेख में किसकी चर्चा? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। तो पुलकेशिन द्वितीय हारा कि जीता? हारा कौन? हर्षवर्धन। किस अभिलेख में चर्चा है? ऐहोल अभिलेख में चर्चा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देखो अब कुछ तुम लोग को जल्दी मिल जाता है PDF। कोई गया हुआ कोई जाए वाला है इंसान जी? घूमे में तुम लोग नहीं जाता है कहीं कभी? कोई तुम लोग गया हुआ घूमे में जाओ। समोसा का पैसा मेरे से काहे लगे? कहाँ देखे थे? पेपर में। कुछ दिन के लिए गया ट्रेन बंद कर देगा तो हमने का मतलब? हम लोग कौन सा जा रहे हैं? तुमको जाना है? कुछ होगा, पटरी वटरी चेंज का चल रहा हो। काजू हो गया है। तो उसे ट्रेन बंद कर देगा? हम सोचे कोई दारू पकड़ा है उससे ट्रेन बंद। देखिए अब आते हैं हम लोग, कोई सिगरेट विगरेट पी रहा है, अजीब जैसा लग रहा है नहीं?